नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास में पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य का उदय, यानी विजयनगर महाराष्ट्र में जगह है, वहाँ का इतिहास पढ़ रहे हैं या विजयनगर का इतिहास पढ़ रहे हैं। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर का अर्थ जीत का शहर से लिया गया है। और ये विजयनगर इस विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू नगर माने जाते हैं, यानी विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू नगर के नाम से जाना जाता है। और ये विजयनगर है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। विजयनगर शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर शहर है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और एक फारसी यात्री आया था अब्दुल रजाक। फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने इस विजयनगर को दुनिया के सबसे भव्य शहरों में एक शहर विजयनगर को माना था। यानी फारसी यात्री था अब्दुल रजाक। इस फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने कहा था इस दुनिया में सबसे भव्य शहरों में एक शहर विजयनगर है। और इस विजयनगर की स्थापना 1336 में की गई थी। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विदारणीय संत के आशीर्वाद से हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने की। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। और हरिहर और बुक्का ने विदारणीय संत के आशीर्वाद से इस विदारणीय संत के आशीर्वाद लेकर के हरिहर और बुक्का ने हिंदू धर्म में अपना कर और इस विजयनगर की स्थापना की थी। और यही हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर, यानी हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम था संगम में, और हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर इस विजयनगर पर जो है संगम वंश का शासन स्थापित किया था या संगम वंश का शासन स्थापित किया था। यानी हरिहर और बुक्का ने विजयनगर पर सर्वप्रथम संगम वंश का शुरुआत की थी शासन ने। और ये संगम वंश नाम इसीलिए पड़ा था, इन हरिहर और बुक्का ने अपने पिता का नाम था संगम में और अपने पिता के नाम पर इस संगम वंश की स्थापना की थी। अब है संगम वंश। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने अपने पिता के नाम पर, अपने पिता का नाम था संगम और उन्हीं के नाम पर संगम वंश की स्थापना की थी। संगम वंश का प्रथम शासक था हरिहर प्रथम। हरिहर और बुक्का दो भाई थे और इनके बाद में इन्हीं में से आते हैं हरिहर। हरिहर प्रथम है जो संगम वंश का प्रथम शासक है। संगम वंश का प्रथम शासक कौन बना था? हरिहर प्रथम है। और इस हरिहर प्रथम ने अनगोंदी के स्थान पर नवीन नगर को विजयनगर की राजधानी बनाई थी। यानी संगम वंश का पहला ही राजा आता है हरिहर प्रथम है। इस हरिहर प्रथम ने विजयनगर की राजधानी है जो नवीन नगर को बनाई थी। यानी अनगोंदी के स्थान पर नवीन नगर को राजधानी बनाई गई थी। और इस हरिहर प्रथम ने होयसल राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। होयसल के राज्य को अपने राज्य में मिला करके कदम और मदुरा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। हरिहर प्रथम ने कदम और मदुरा पर विजय प्राप्त कर ली थी और होयसल राज्य को अपने राज्य में मिला लिया गया था। तो ये तो था संगम वंश का प्रथम शासक है हरिहर प्रथम है। आगे हरिहर प्रथम के बाद में आता बुक्का प्रथम है। यानी हरिहर के बाद में शासक बनता है, हरिहर प्रथम के बाद में शासक बनता है बुक्का प्रथम है। और ये हरिहर का क्या था? भाई था बुक्का। और इस बुक्का प्रथम ने मदुरै को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मदुरा को अपने साम्राज्य में मिला करके और इस बुक्का ने सबसे अच्छा काम किया था। कृष्णा नदी, एक
कृष्णा नदी बहती है दक्षिणी भारत में। इन कृष्णा नदी को बेहमनी और विजयनगर दोनों की सीमा को क्या माना गया था? कृष्णा नदी को दोनों की सीमा माना था। यानी कृष्णा नदी विजयनगर के साम्राज्यों के शासक है या विजयनगर के संगम वंश के शासक है, और बेहमनी शासकों के बीच की सीमा मानी गई है, कृष्णा नदी को मानी थी। और ये कृष्णा नदी को सीमा बनाया था बुक्का प्रथम ने बनाया था। और इस बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। सवाल कई बार पूछा गया, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? बुक्का प्रथम ने धारण की थी। यानी बुक्का प्रथम है जो एक तो हरिहर का उत्तराधिकारी और हरिहर का भाई है, और इसने मदुरै को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। मदुरा को साम्राज्य में मिलाने के बाद में कृष्णा नदी को इसने अपनी सीमा बनाई थी। एक तरफ बेहमनी वंश है और एक तरफ विजयनगर का साम्राज्य, दोनों की सीमा बनाई थी कृष्णा नदी को, और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी बुक्का प्रथम ने। इनके बाद में आगे शासक आता है संगम वंश का। तीसरा शासक आता है हरिहर द्वितीय। ये दक्षिण के रेड्डी शासकों को पराजित करता है। दक्षिण के रेड्डी शासकों को पराजित करने के बाद में और वारंगल के राजा को पराजित करता है। यानी हरिहर द्वितीय ने दक्षिण के रेड्डी शासकों को पराजित करता है और वारंगल के राजा को पराजित करता है। और इनको पराजित करने के बाद बेलगांव और गोवा के क्षेत्र जीते थे हरिहर द्वितीय ने। बेलगांव और गोवा के क्षेत्र जीत करके इस हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने उपाधि धारण की थी, और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। यानी हरिहर द्वितीय ने दो उपाधियां धारण की थी, महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इस हरिहर द्वितीय ने कनारा, त्रिचिकनापल्ली, कांची, चिगलपुर आदि को जीत करके अपने क्षेत्र के अधीन करके अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। इनके बाद में आगे शासक आता है देवराय प्रथम। ये देवराय प्रथम ने विजयनगर में सिंचाई सुविधा के उपलब्ध कराने के लिए देवराय प्रथम ने सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तुंगभद्रा नदी के ऊपर बांध बना करके कई नहरें निकाली थी। यानी देवराय प्रथम थे, ये किसानों की समस्या थे, और इन किसानों की समस्या को समाप्त करने के लिए किसानों के सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिंचाई सुविधा के लिए क्या करता है देवराय प्रथम? तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था। तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके सिंचाई के लिए कई नहरें निकाली थी। और इसी देवराय प्रथम के समय एक इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर यात्रा पर आया था। देखो देवराय प्रथम के दो ही काम है, सबसे मोस्ट काम है। यानी देवराय प्रथम ने एक तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके नहरों का निर्माण करवाया था, और दूसरा देवराय प्रथम के समय इटली का यात्री निकोलो कांटी जो विजयनगर की यात्रा पर आया था। देखो संगम वंश में एक तो है इटली का यात्री था निकोलो कांटी, ये तो आता है देवराय प्रथम के समय, और एक आता है फारसी यात्री अब्दुल रजाक जो देवराय द्वितीय के समय विजयनगर यात्रा पर आते हैं। तो निकोलो कांटी किसके समय आया था? निकोलो कांटी आया था देवराय प्रथम के समय, और निकोलो कांटी कहाँ का था? इटली का था। इस देवराय प्रथम के बाद में आगे शासक बनता है वीर विजय शासक है। ये बेमनी शासक फिरोज शाह से पराजित हो जाता है। कौन पराजित हो जाता है? वीर विजय। यानी वीर विजय बेमनी से हार जाता है। बेमनी शासक फिरोज शाह से क्या हो जाता है? हार जाता है। इनके बाद में वीर विजय के बाद में अगला शासक बनता है आगे देवराय द्वितीय, और ये देवराय द्वितीय क्या करता है? जो ये बेमनी शासक फिरोज शाह से पहले हार हुई थी, उस हार का क्या ले लेता है? बदला ले लेता है। यानी बेमनी शासक फिरोज शाह ने पहले वीर विजय को हराया था, तो उस हार का बदला देवराय द्वितीय लेता है। इस देवराय द्वितीय को इमांडी देवराय भी कहते हैं। देवराय द्वितीय का दूसरा नाम है इमांडी देवराय।
इस देवराय द्वितीय ने आंध्र व उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित किया था। देवराय द्वितीय ने आंध्र व उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित करके किया था। और देवराय द्वितीय के समय फारसी राजदूत अब्दुल रजा के जो विजयनगर की यात्रा पर आते हैं और इस देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को मस्जिद निर्माण करने की स्वतंत्रता दे दी गई थी। और इस देवराय द्वितीय का गजबेटकर के नाम से पुकार जाता है। गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। तो इस देवराय द्वितीय को गजबेटकर या हाथियों का शिकारी भी कहा जाता है। और इस देवराय द्वितीय की मृत्यु हो जाती है 1446 में। 1446 में देवराय द्वितीय की मृत्यु होने के बाद में संगम वंश का पतन शुरुआत हो जाता है। मोस्ट शासक है देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय दोनों ही। देवराय प्रथम ने सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाता है और बांध बनाकर कई कई नहरों का निर्माण करता है। और देवराय प्रथम के समय इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आते हैं। और देवराय द्वितीय को देखो दो तो उपनाम मिलते हैं, इमांडी देवराय और एक गजबेटकर। इमांडी देवराय, गजबेटकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। ये तो हो गए देवराय द्वितीय के उपनाम है। और इस देवराय द्वितीय ने आंध्र व उड़ीसा के गजपति शासकों को क्या किया था? पराजित किया था। और इस देवराय के द्वितीय के समय फारसी राजदूत अब्दुल रजा के जो विजयनगर की यात्रा पर आया था। और इस देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को मस्जिद निर्माण करने की स्वतंत्रता दे दी गई थी। और देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद में संगम वंश का पतन शुरुआत हो जाता है। इस देवराय द्वितीय के बाद में आगे संगम वंश का शासक आता है मल्लिकार्जुन ने। इस मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ प्लस देवराय भी कहा जाता है। यानी बाल्यावस्था, आगे आता है प्रौढ़ अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था, इस तरह आते हैं अवस्था आती है। तो इसको प्रौढ़ यानी थोड़ा सा बूढ़ा देवराय के नाम से जानते हैं। तो इस मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ प्लस देवराय का नाम से जाने जाते हैं। और इनके बाद में संगम वंश का अंतिम शासक आता है विरूपाक्ष द्वितीय। और संगम वंश की स्थापना करते हैं हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों तो संगम वंश की स्थापना करते हैं। और संगम वंश का अंतिम शासक आता है विरूपाक्ष द्वितीय। तो ये तो था विजयनगर पर यानी विजयनगर पर संगम वंश का शासन था। और इसी विजयनगर पर संगम वंश के बाद में सालू वंश का शासन आ जाता है। तो विजयनगर पर संगम वंश के बाद में कौन सा शासक आता है? सालू वंश है। इस सालू वंश की स्थापना की थी नरसिंह सालू ने। और सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने 1485 में की थी। तो ये सवाल कई बार पूछा गया, सालू वंश की स्थापना किसने की थी? नरसिंह सालू ने 1485 में की गई थी। और इस नरसिंह सालू ने उड़ीसा के गजपति शासक नाम है पुरुषोत्तम गजपति ने इन्हें क्या कर दिया था? पराजित करके बंदी बना लिया गया था। यानी उड़ीसा का गजपति शासक का नाम है पुरुषोत्तम गजपति। पुरुषोत्तम गजपति ने इस नरसिंह सालू को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया गया था। और पराजित करके बंदी बना लिया गया था। बंदी बनाने के बाद में इस नरसिंह सालू के कुछ क्षेत्र प्राप्त करने के बाद में इस नरसिंह सालू को वापस छोड़ दिया गया था। यानी पुरुषोत्तम गजपति जो उड़ीसा का गजपति शासक था, जिसने नरसिंह सालू को पराजित करके बंदी बना लिया था। और इस नरसिंह सालू के कई क्षेत्र अपने अधीन करके या कई क्षेत्र खुद लेकर के लेने के बाद में इस नरसिंह सालू को वापस छोड़ देता है। और 1491 में नरसिंह सालू की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नरसिंह सालू के बाद में आगे राजा बनता है सालू वंश में इमांडी नरसिंह है। इमांडी नरसिंह है जो अल्पायु का राजा बनता है, यानी कम छोटी उम्र में राजा बन जाता है। इसलिए छोटी उम्र में राजा बन जाते हैं तो इस इमांडी नरसिंह का एक संरक्षक बनाते हैं, नरसा नायक को बनाया जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है। यानी सालू वंश में इमांडी नरसिंह का संरक्षक किसे बनाया गया था? नरसा नायक को बनाया गया था। और इस
इमांडी नरसिंह ने बीजापुर, बीदर, चोल, पांड्य, चेर ये जो राज्य थे इन राज्यों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी इमांडी नरसिंह ने। और गजपति शासकों को पराजित, उड़ीसा में गजपति शासकों का शासन था तो उनको पराजित किया गया था। और इस इमांडी नरसिंह की वीर नरसिंह ने हत्या कर दी है। वीर नरसिंह ने इमांडी नरसिंह की हत्या करके विजयनगर पर तुलु वंश की स्थापना कर देता है वीर नरसिंह। तो सालू वंश में ये दो ही राजा आते हैं, एक तो आता है नरसिंह सालू। नरसिंह सालू ने जो सालू वंश की स्थापना करता है 1485 में। और इस नरसिंह सालू के बाद में आगे आता है इमांडी नरसिंह है। इमांडी नरसिंह की जो क्या हो जाती है, जल्दी हत्या कर देता है और इसकी हत्या कर देता है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने हत्या करने के बाद में विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हो जाता है। तो विजयनगर पर सबसे पहले संगम वंश का शासन आता है, संगम वंश के बाद में सालू वंश का शासन आता है और इस सालू वंश के शासन के बाद में आता है तुलु वंश का शासन है। तुलु वंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। और यानी जो सालू वंश का अंतिम शासक है इमांडी नरसिंह है, इमांडी नरसिंह की हत्या कर देता है। इमांडी नरसिंह की हत्या करके वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की थी। और इस तुलु वंश का महान शासक था कृष्ण देव राय। तुलु वंश का महान संस्थापक, महान शासक था कृष्ण देव राय। इस कृष्ण देव राय ने 1509 से 1529 तक शासन स्थापित किया था। और ये कृष्ण देव राय है जो वीर नरसिंह का भाई है। सबसे मोस्ट सवाल कृष्ण देव राय के बारे में या कृष्ण देव राय के सबसे मोस्ट राजा, कई बार कृष्ण देव राय को पूछा गया है। तो कृष्ण देव राय जो तुलु वंश के संस्थापक या तुलु वंश की स्थापना करने वाले वीर नरसिंह का क्या था, भाई था कृष्ण देव राय। इस कृष्ण देव राय ने उड़ीसा के शासक था। उड़ीसा के शासक का नाम है प्रतापरुद्र है। उड़ीसा के शासक है प्रतापरुद्र उदयगिरी के तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। यानी कृष्ण देव राय ने उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र को हरा देता है। प्रतापरुद्र को हरा करके उदयगिरी के तटीय जो क्षेत्र था उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है कृष्ण देव राय। इन पर अधिकार करने के बाद में कृष्ण देव राय ने बीदर तथा बीजापुर के सुल्तानों को पराजित करता है। कृष्ण देव राय बीदर का शासक था सुल्तान मेमू शाह को पराजित करता है और बीजापुर का सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह को पराजित करता है। यानी कृष्ण देव राय बीदर और बीजापुर के सुल्तानों को हरा करके उनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। तो बीदर का शासक था सुल्तान महमूद शाह और बीजापुर के शासक था यूसुफ आदिल शाह। तो बीदर और बीजापुर के शासकों या सुल्तान को पराजित करने के बाद में बीदर और बीजापुर पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है, कृष्ण देव राय। इनके बाद में कृष्ण देव राय ने बेहमनी सुल्तान महमूद शाह को सुल्तान महमूद शाह को बरीद से मुक्त कर दिया गया था। बरीद से मुक्त करा करके इस महमूद शाह को मुक्त करा करके पुनः वापस सिंहासन पर बैठा दिया गया था और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। ये जो कृष्ण देव राय था ये पुर्तगालियों के साथ मित्रता की तरह रहता था। यानी कृष्ण देव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई थी या पुर्तगालियों के साथ मित्रता से रहता था। और इस कृष्ण देव राय के समय जो पुर्तगाली यात्री था डोमिगोस पायस, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस है जो विजयनगर की यात्रा पर आता है। तो डोमिगोस पायस किनके समय विजयनगर की यात्रा पर आता है, कृष्ण देव राय के समय। देखो बाहर का जो राजदूत या यात्री विजयनगर पर 3 आते हैं और तीनों बार बार सवाल पूछते हैं। एक तो आता है निकोलो कांटी, इटली का यात्री निकोलो कांटी है जो देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा पर आता है। दूसरा है
राजदूत है अब्दुल रज़ाक है, जो देवराय द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा पर आता है। और एक पुर्तगाली यात्री है डोमिगोस पायस है, पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस है, जो विजयनगर के शासक है, उस विजयनगर यात्रा पर आता है कृष्ण देवराय के समय। तो यानी कृष्ण देवराय था जो पुर्तगालियों के साथ मित्रता से रहता था, और कृष्ण देवराय के समय पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पाया से विजयनगर की यात्रा पर आया था। और कृष्ण देवराय ने पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति दी थी, और यानी कृष्ण देवराय ने भटकल में इन पुर्तगालियों को किला बनाने की अनुमति दी थी। कृष्ण देवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। यानी कई बार ये सवाल पूछा गया है, किसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? कृष्ण देवराय के समय या कृष्ण देवराय के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ और किस भाषा के, यानी तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे कृष्ण देवराय के समय। और कृष्ण देवराय ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी। कृष्ण देवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? नागलपुर की। कृष्ण देवराय ने नागलपुर नगर की स्थापना करने के बाद में कृष्ण देवराय ने हजारा का मंदिर का निर्माण कराया था, हजारा में। और कृष्ण देवराय ने और विठल स्वामी का भी मंदिर निर्माण किया था। तो कृष्ण देवराय ने 2 मंदिरों का निर्माण किया था, हजारा और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण देवराय ने। कृष्ण देवराय के दरबार में 8 तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। इन 8 सर्वश्रेष्ठ कवि के बाद में कृष्ण देवराय ने हजारा और विठल स्वामी का मंदिर बनाया था। और 1529 में कृष्ण देवराय की मृत्यु हो जाती है। तो कृष्ण देवराय मोस्ट शासक है। देखो 2 तो मंदिर, एक नंबर के सीधे हजारा और विठल स्वामी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण देवराय ने। कृष्ण देवराय के समय कौन पुर्तगाली यात्री था जो विजयनगर यात्रा पर आया था? तो कृष्ण देवराय के समय पुर्तगाली यात्री था डोमिगोस पायस। किसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? कृष्ण देवराय के समय रहते थे। बीदर और बीजापुर के सुल्तानों को पराजित किया था? किसने किया था? कृष्ण देवराय ने। और उड़ीसा के शासक गजपति शासक है जो प्रताप रुद्र को क्या किया था? पराजित करके उदयगिरी के जो क्षेत्र सीमा के आसपास उदयगिरी के उन क्षेत्रों पर क्या कर लिया था? अधिकार किया था। तो ये था तुलु वंश में महान शासक था कृष्ण देवराय। इस कृष्ण देवराय के बाद में आगे राजा बनता है अच्युत राय बनता है। ये कृष्ण देवराय का उत्तराधिकारी है लेकिन कमजोर शासक था। और इस अच्युत राय के बाद में सदाशिव राय बनता है। ये तुलु वंश का शासक बनते हैं। यानी अच्युत राय का उत्तराधिकारी आता है सदाशिव राय। और इस सदाशिव राय ने अहमदनगर को लूटा था। सदाशिव राव ने अहमदनगर को लूटा था और मस्जिदों को खूब तोड़ा था। यानी सदाशिव राव ने अहमदनगर को लूट करके मस्जिदों को तोड़ा था। और एक तालीकोट का युद्ध होता है। तालीकोट का युद्ध 1565 में। तालीकोट का युद्ध 1565 में राम राय है जो सदाशिव राव के कहते मंत्री थे। राम राय और बीजापुर, बिदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, यानी तालीकोट का युद्ध एक तरफ तो था राम राय या विजयनगर के शासक है और दूसरी तरफ 4 मुस्लिम शासक है। 4 मुस्लिम है मिलकर के 4 मुस्लिम है, यानी बीजापुर के, बिदर के, गोलकुंडा के, अहमदनगर के एक तरफ 4 है और एक तरफ एक विजयनगर के। तो इन दोनों के बीच में क्या होते हैं? युद्ध होते हैं। तालीकोट का युद्ध 1565 में। एक तरफ राम राय और दूसरी तरफ बिदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर के 4 मुस्लिम शासकों के मध्य होता है। और इसमें ये मुस्लिम शासक क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं।
और रामराय क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। इनके बाद में विजयनगर पर आगे शासक आता है अराविडु वंश का, यानी विजयनगर पर एक तो संगम वंश आता है, 2 नंबर पर सालू वंश का शासन आता है, सालू वंश के बाद में तुलु वंश का शासन आता है, और तुलु वंश के बाद में विजयनगर पर आता है अराविडु वंश आता है। इस अराविडु वंश की स्थापना करता है तिरुमाल करता है। अराविडु वंश की स्थापना तिरुमाल ने 1570 में की थी। और इसी अराविडु वंश का एक आगे शासक आता है वोडियार। इस वोडियार ने 1612 ईस्वी में 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो मैसूर राज्य की स्थापना की थी वोडियार ने। और वोडियार किस वंश का शासक था, अराविडु वंश का था। और ये अराविडु वंश की स्थापना किसने की थी, तिरुमाल ने की थी। और इस तिरुमाल ने सदाशिव राव को हटा करके और तिरुमाल ने अराविडु वंश की स्थापना करता है 1570 में। धन्यवाद।